हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक ह्यूमन जेनेटिक्स। ठीक है ना। इससे पहले अपन ने मेंडेलियन जेनेटिक्स और पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में बात की और कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स जो सेक्स लिंक्ड थे उनके बारे में डिस्कस किया था। अब देखिए ह्यूमन जेनेटिक्स यानी कि जेनेटिक्स रिलेटेड विद द ह्यूमंस हम डिस्कस करने वाले हैं और उसमें अपन क्या स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर इंप्रूवमेंट कैरेक्टर वाइज कैसे आ सकता है, उनमें कैसे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ठीक है ना। इसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो द फर्स्ट वन आई एम टेकिंग द डेफिनेशन ह्यूमन जेनेटिक्स किसे कहेंगे आप। ह्यूमन नोट कर लेना आप ये जेनेटिक्स। तो देखिए स्टडी ऑफ ह्यूमन characters their inheritance pattern and aspects like genetical improvement या genetic improvement, genetic improvement is considered as the human genetics। ठीक है ना। यानी कि ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टर्स और उनका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है और जेनेटिक इंप्रूवमेंट ह्यूमन बींग्स में कैसे आता है और कैसे लाया जा सकता है, वो किस में आता है, ह्यूमन जेनेटिक्स में आता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको यूजेनिक्स भी कहते हैं बेटा। यूजेनिक्स, यूजेनिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड यूजीन्स से लिया गया है जिसका अर्थ होता है वेल बोर्न। यानी कि दिस विल अपन ये कह सकते हैं हेल्प अस या सपोर्ट अस। ये जो ह्यूमन जेनेटिक्स है उसका मुख्य जो टारगेट या एम होता है वो क्या है कि जो पैदा होने वाली संतान है वो क्या हो, वेल बोर्न हो, यानी कि स्वस्थ हो वो, यानी कि उनके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स नहीं हो। इस प्रकार की पॉपुलेशन तैयार नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की संतान नहीं पैदा होनी चाहिए। ठीक है ना। कैसे कि ह्यूमन जेनेटिक्स के थ्रू हम इस प्रकार की स्टडीज करेंगे जिसमें हम ये पता करते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर पॉपुलेशन है या कौन सी फैमिली है या कौन सी पेडिग्री है, यानी कि जीनस है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक ट्रेट एग्जिस्ट कर रही है डिजीज से संबंधित। वो हीमोफीलिया हो, कलर ब्लाइंडनेस हो, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो, एक्लेप्टोन्यूरिया हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, ये मैं जो नाम ले रहा हूँ ये जेनेटिक डिसऑर्डर हैं और ये जेनेटिक डिसऑर्डर जनरेशन टू जनरेशन आगे फ्लो नहीं हो, आगे इनसे अफेक्टेड संतान पैदा नहीं हो, तो उनके प्रिकॉशंस अपनाने के तरीके हमें सिखाती है या फिर ट्रीटमेंट के तरीके हमें सिखाती है या फिर कैसे हम बच सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर अफेक्टेड प्रोजेनी पैदा नहीं हो। ठीक है ना। तो इसके लिए फिर इस यूजेनिक्स को दो पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया। ठीक है ना। एक बनाएगी पॉजिटिव यूजेनिक्स और एक नेगेटिव यूजेनिक्स। यानी कि यूजेनिक्स या ह्यूमन जेनेटिक्स को दो टाइप्स में अपन क्लासिफाई करते हैं, पॉजिटिव यूजेनिक्स और नेगेटिव यूजेनिक्स। पॉजिटिव यूजेनिक्स के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम चलाए जाते हैं और ऐसे कपल जिनके अंदर कोई भी पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीज से संबंधित जीन एग्जिस्ट करता है या उसके उनकी प्रोजेनी में एक्सप्रेस होने के चांस होते हैं, उनकी काउंसलिंग की जाती है और फिर उनको रोका जाता है किससे, संतान पैदा करने से, या तो पॉजिटिव वे के अंदर मोटिवेशन के द्वारा, या फिर प्रिकॉशंस अपनाए जाते हैं कि उस प्रकार की संतान पैदा नहीं हो, या फिर एमिनियोसेंटेसिस, याद हो तो आपको एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर के हम चेकअप करते हैं। तो जब संतान पैदा हो रही है और उसका अपन ये कह सकते हैं इम्प्लांटेशन हो चुका है और एमनियोटिक कैविटी बन गई है, तो उस एमनियोटिक कैविटी से फ्लूइड लेकर के और सेल्स लेकर के उनका कैरियोटाइप तैयार किया जाता है और उस कैरियोटाइप के अंदर अगर ये लगता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर युक्त संतान पैदा हो रही है तो फिर अबॉर्शन जैसे मोटिवेशन के द्वारा तरीके अपनाए जाते हैं जिससे वो संतान पैदा नहीं हो।
या फिर जेनेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि अनहेल्दी जीन्स को हेल्दी जीन्स के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। एंड दैट इज पॉसिबल टिल द एंड द ब्लास्टुला स्टेज, यानी कि ब्लास्टुला स्टेज तक हम ऐसा कर सकते हैं जेनेटिक मेकअप में चेंज। ठीक है। नेगेटिव के अंदर क्या होता है, जहां पे अपन ये कह सकते हैं डेमोक्रेसी नहीं है, उस प्रकार के जो नेशन है वहां पे बाई प्रेशर हुक एंड कुक अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को शादी करने से रोका जाता है। अगर शादी हो जाती है तो उस कपल को बच्चे पैदा करने से रोका जाता है। तो वो कौन सा हो गया, नेगेटिव यूजेनिक्स। ठीक है। अब ये ह्यूमन जेनेटिक्स का जो आइडिया है वो सबसे पहले सर फ्रांसिस गाल्टन जो थे उन्होंने दिया था। तो यूजेनिक्स जो है या ह्यूमन जेनेटिक्स है वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई, फर्स्ट ऑफ ऑल सर फ्रांसिस गाल्टन जो थे उन्होंने आइडिया दिया। ठीक है ना, किस चीज का, गेव द आइडिया ऑफ इंप्रूवमेंट किस तरीके से, करेक्टर वाइज। ठीक है ना, किसके अंदर, ऑफ इंप्रूवमेंट किसका, ह्यूमन स्पीसीज, कि कैसे बेटर करेक्टर्स वाले लोगों की संख्या को या पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सकता है या उनको प्रोड्यूस करने को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है ना, ह्यूमन स्पीसीज थ्रू चेंज इन हेरिडिटरी करेक्टर्स। ठीक है ना, थ्रू चेंज इन हेरिडिटरी करेक्टर्स इन साइंटिफिक मैनर। ठीक है ना, साइंटिफिक मैनर में हेरिडिटरी जो करेक्टर्स हैं उनमें चेंज ला करके, चेंज का मतलब बेटर जीन्स जो हैं उनके साथ प्रोजेनी पैदा हो और अगर खराब जीन्स हैं तो उनके साथ पैदा नहीं हो। तो हेरिडिटरी पैटर्न जो है करेक्टर्स का उसमें चेंज ला करके अच्छी क्वालिटी की प्रोजेनी पैदा हो। ये सबसे पहले जो आइडिया है वो किसने रखा था, सर फ्रांसिस गाल्टन ने। और इसीलिए इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ यूजेनिक्स या ह्यूमन जेनेटिक्स जो कंसिडर किया जाता है वो किसको किया जाता है, सर फ्रांसिस गाल्टन को। ठीक है। अब देखिए ह्यूमन बींग्स जो है उसके लिए अगर आप उनमें अच्छे करेक्टर्स के साथ संतान पैदा करना चाहते हो तो फिर उनके अंदर आपको जेनेटिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, यस और नोट। उनके अंदर वो सभी करेक्टर्स की स्टडी करनी पड़ेगी जो करेक्टर्स उनके अंदर पाए जाते हैं, या उन जीन्स की जो जीन्स ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रोमोजोम्स पे पाए जाते हैं। तो इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, टू फाइंड आउट द वेरियस फैक्ट्स ऑफ द करेक्टर्स, देयर इज नो सिंप्लिसिटी टू कंडक्ट द पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो वेरियस फैक्ट्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए जा सकते। और वो एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किए जा सकते, इसके पीछे रीजंस हैं। ठीक है ना, एक तो पहली बात तो ह्यूमन बींग्स कितने कैसे होंगे जो एक्सपेरिमेंट के लिए लेबोरेटरी के अंदर अपने आप को उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है ना, और फिर उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के केमिकल्स, विभिन्न प्रकार के जो डिवाइसेज हैं उनको अप्लाई किया जा सके, उसकी परमिशन कितने उपलब्ध करवाएंगे। तो अपने आप में ह्यूमन बींग्स के ऊपर लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करना, जैसे किसी मूक जानवर के ऊपर, जैसे बंदर पे कर लिए अपन ने, ड्रोसोफिला पे अपन ने कर लिए, रैट पे कर लिए, उस तरीके से इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट संभव नहीं है। ठीक है ना, तो इसके अलावा कई रीजंस हैं क्यों नहीं ह्यूमन बींग्स के अंदर जेनेटिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए जा सकते। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि सेल्स जो हैं इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स स्मॉलर साइज की होती हैं, लेकिन सेल की साइज की तुलना में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ठीक है। दूसरा जो मैंने बताया, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। तीसरा, देखिए लाइफ स्पान बहुत बड़ा है ह्यूमन बींग्स का, लाइफ स्पान ग्रेटर। अब आप कहोगे इससे क्या फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पे स्टडी कर रहे हो, जेनेटिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो,
तो हाइब्रिडाइजेशन आप करवा रहे हो तो उसकी फर्स्ट जनरेशन मिलेगी, फिर फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन, सेकंड से थर्ड जनरेशन, ठीक है ना, तब आपको रिजल्ट्स का पता चलेगा। जैसे पी के अंदर आप करवा रहे थे, तो एक पर्टिकुलर ह्यूमन स्पीशीज के अंदर एडल्ट बनने में 20 साल लगते हैं, तब उसमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी 14 साल के बाद में आ जाती है, लेकिन मोस्टली 20 साल के बाद में रिप्रोडक्शन कंडक्ट होते हैं, और फिर वो रिप्रोडक्शन के बाद में जो F1 बना है वो 20 साल और लेगा, ठीक है ना। तब तक जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है रिजल्ट्स को, वो व्यक्ति एग्जिस्ट करे इस दुनिया में, क्योंकि उसका लाइफ स्पान भी तो साथ ही बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आपको 20-20 साल तक एक एक जनरेशन को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लाइफ स्पान बड़ा है तो रिजल्ट्स आपको क्विक नहीं मिलेंगे, प्रोजेनी आपको क्विक नहीं मिलेंगी, उनका सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन ये करवाने के लिए आपको वेट करते रहना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? तो इस चौथा अपन ये भी डाल सकते हैं कि स्लो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, और उसमें भी एक बार के अंदर एक या दो संतान, बहुत रेयर चांसेस होते हैं जहाँ पे ट्विंस और या मल्टीपल पैदा होते हैं, एक ही संतान पैदा होती है, तो आप वेरिएशंस भी नहीं चेक कर पाओगे कि एक बार में जो संतान पैदा हो रही है उनमें कितनी कौन सी संतान है, कितनी कौन सी संतान है, तो नंबर भी क्या हो रहा है, कम पैदा हो रहा है। दोनों इसी चीज में आगे, स्लो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बींग्स किसी को भी उठा लीजिए, मोस्टली क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स के लिए, नोट कर लेना इसको, हेटेरोजाइगस होते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपके पहले क्रोमोसोम पे मान लो 5 जीन हैं, तो पांचों के पांचों जीन होमोजाइगस अवस्था में आपको मिलें, ऐसा संभव नहीं है। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी मिल गया, मान लो ये होमोजाइगस मिल गया, कंप्लीट प्योर होमोजाइगस आपको हर जीन के लिए मिलना मुश्किल है। यानी कि मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स के लिए वो क्या होंगे, कैपिटल सी, स्मॉल सी, हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है ना। ये ऐसे मिलना, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, और दूसरा स्मॉल ए जो मदर है वो प्योर रेसेसिव होमोजाइगस मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। किस कारण? क्रॉसिंग ओवर पर रिप्रोडक्शन चलती रहती है, और कब से ह्यूमन पॉपुलेशन चलती आ रही है, तो इसके अंदर होमोजाइगस कैंडिडेट्स 33,000 जीन के लिए, यानी कि 33,000 जीन एक के अंदर कैसे हों, डोमिनेंट हों, और एक के अंदर कैसे हों, रेसेसिव हों, ऐसा मिलना संभव नहीं है। मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स के लिए क्या होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे, और जब तक आपको प्योर लाइन नहीं मिलती है या प्योर पेरेंट्स नहीं मिलते हैं, तब तक आपके एक्सपेरिमेंट्स को आगे एग्जीक्यूट करना संभव नहीं है, ठीक है ना। है भी तो फिर उनकी रिजल्ट्स में कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा रीजन है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स कंट्रोल्ड हाइब्रिडाइजेशन होता है। कंट्रोल्ड हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि देयर इज ए स्पेसिफिक चॉइस, जो पार्टनर बनते हैं उनकी आपस में स्पेसिफिक चॉइस होती है, फिर उनका स्पेसिफिक कंसिडरेशन होता है कि कितने समय बाद में दे हैव टू गेट द प्रोजेनी, और द अपन ये कह सकते हैं संतान कब पैदा करते हैं। तो ये भी अपने आप में, फिर लॉन्ग लाइफ, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति के द्वारा उनकी मल्टीपल जनरेशन की स्टडी कर पाना क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो अपन एक पॉइंट ये भी डाल दें बेटा, क्या, कंट्रोल्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड लॉन्ग लाइफ, ठीक है, जिसमें क्या नहीं संभव है, प्रत्येक जो जनरेशन है उसके अंदर स्टडी कर पाना, यानी कि मैनी जनरेशन्स तक स्टडी कर पाना कंटिन्यूसली पॉसिबल नहीं है। तो ये अपने आप में रीजन्स हैं जिसके कारण ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर या ह्यूमन जेनेटिक्स से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको करने में क्या आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हाँ, हर किसी भी चीज़ के जब नुकसान होते हैं तो कुछ फ़ायदे भी होते हैं। ह्यूमन से रिलेटेड जब अपन जेनेटिकल स्टडीज़ करते हैं तो उसमें अपने को एक फ़ायदा ये मिलता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर लाइफ स्पान क्या है, बड़ा है। तो बहुत से जीन ऐसे हैं बेटा अपने अंदर जो एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब अपन पैदा होते हैं तो सभी जीन अपने एक्सप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है ना। 10 साल तक नहीं होते हैं बहुत से जीन, कुछ जीन से वो 20 साल बाद में एक्सप्रेस होते हैं, कुछ जीन 30 साल बाद में,
और बहुत सी जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे हैं जो लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं 35-40 साल के बाद में, कारण उस पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन उसी एज में होता है जा करके। तो ऐसे जीन्स जो लेटर ऑन यानी कि बहुत देरी के साथ क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है तभी जब ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पान क्या है, बढ़ा। अगर यही लाइफ स्पान 10 साल का होता तो ये जीन इज टेकिंग द 30 ईयर और द 20 ईयर टू बी एक्सप्रेस, तो उस जीन के एक्सप्रेशन का टाइम 20 ईयर है, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कब खत्म हो गई, 10 साल बाद में। तो क्या उस 20 साल बाद में जो जीन एक्सप्रेस होगा वो देखने को मिलेगा क्या उसमें, उसका करेक्टर? क्यों? क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल ही कितनी थी। तो बहुत से जीन ऐसे हैं जिनके करेक्टर्स के बारे में अपन जान ही नहीं पाते, या बहुत से करेक्टर्स के बारे में अपन नहीं जान पाते। तो देयर आर सम फेवरेबल, अपन ये कह सकते हैं सुटेबल पॉइंट्स, और वी कैन से द करेक्टर्स, ठीक है ना, किसके लिए? ह्यूमन जेनेटिक्स की स्टडी करने के लिए या एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपन ये कह सकते हैं कि टारगेट्स हैं, एम्स हैं, जिसके कारण हमें ऑन ह्यूमंस एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, ठीक है ना। तो अपन इसके साथ जो अपने ड्रॉबैक हैं उसके साथ अपन अपनी मेरिट्स को भी अपन क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि ये जो मेरिट्स हैं इनको आधार बना करके अपने को ह्यूमन जेनेटिक्स के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। तो फेवरेबल और सुटेबल एम्स और द वी कैन से द करेक्टर्स या पॉइंट्स किसके लिए? फॉर जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट्स इन ह्यूमन, फॉर जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट्स इन ह्यूमंस। या मेरिट्स क्या हैं? डीमेरिट्स को तो अपन ने डिस्कस किया कि क्यों अपन एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मेरिट्स क्या हैं जिसके लिए अपने को एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ मैंने आपको बताई कि इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स देयर आर सो मेनी एबनॉर्मलिटीज which appear later। आज बहुत से ऐसी डिजीज है ह्यूमन बींग्स के अंदर जिनके बारे में अपने को इसलिए पता चल पाया क्योंकि लोगों ने एक स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया को तोड़ने के बाद में अपने जीवन को जिया है। यानी कि अगर वो एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होती तो वो करेक्टर्स हमें देखने को मिलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके एक्सप्रेस होने का जो टाइम था उससे पहले ही उस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती, डेथ हो जाती, ठीक है ना। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पेडिग्री एनालिसिस हेल्प्स, मदद करता है, ठीक है ना, हेल्प्स इन ट्रेसिंग ऑफ स्पेसिफिक करेक्टर्स। इसका मतलब आप नहीं समझ पाए होंगे। पेडिग्री का मतलब क्या है बेटा? हिंदी में इसको बोलते हैं वंशावली। जैसे एक्स और वाई पेरेंट थे, फिर उनसे 4 संतान पैदा हुई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर इनकी शादियां हुई, जिनसे शादियां हुई उनसे इनको कनेक्ट करते हैं, फिर तीसरी जनरेशन पे जाते हैं, फिर तीसरी से चौथी जनरेशन पे जाते हैं। तो ये एक फैमिली की क्या बन गई? पेडिग्री बन गई, वंशावली बन गई। इज दिस क्लियर? अब इस वंशावली में हम क्या देखते हैं कि जो पेरेंट्स थे उनमें कोई डिफेक्ट वाला जीन था, उस जीन का पहली जनरेशन जो थी उसमें आने का तरीका क्या था, एक्सप्रेस होने का पैटर्न क्या था, फिर दूसरी में कैसा था, तीसरी में किन किन संतान में आया, ये हम चेक करते हैं। तो हमें ये पता चल जाता है कि ये जो करेक्टर है या ये जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट के ट्रांसमिट होने का पैटर्न ये है। अगर जैसे अपन ने क्वेश्चंस किए थे ना कि अगर मदर क्या है, कैरियर है, और फादर कैसा है, नॉर्मल है, तो उसकी जो संतान है उनमें से जो एक्स लिंक्ड डिजीज है अगर वो, तो उस संतान जो उनमें से लड़कों के डिजीज पैदा होने के चांस हैं। ये हमें किससे पता चला? ये पेडिग्री बना करके पता चला है। फिर लड़के से अगली पीढ़ी के अंदर वो किसके अंदर जा रहा है? लड़कियों में जा रहा है, ठीक है ना। अगली पीढ़ी के अंदर लड़कियों में लड़के को नहीं जा रहा है, यानी कि फादर से सन को नहीं जा रहा है। ये जो कंक्लूजन्स मैं आपको बता रहा था वो किसके आधार पे बता रहा था? ये पेडिग्रीज हमने बनाई है ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करने के लिए, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर हैं वो डोमिनेंट प्रकार के हैं, कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर हैं वो रेसेसिव प्रकार के हैं, और कौन से ऐसे हैं जो केवल लड़के को इफेक्ट करते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो केवल लड़की को इफेक्ट करते हैं। उनके बारे में हमें पता चलता है क्या बना करके? पेडिग्री। पेडिग्री अपने आप में एक ट्री है किसी फैमिली का, जिसके अंदर सक्सेसिव ऑर्डर के अंदर हम क्या करते हैं? जनरेशंस को रखते हैं, ठीक है ना। तीसरा, मल्टीपल जो डिजीज है उनकी स्टडी करने के लिए ह्यूमन जेनेटिक्स अपने आप में एक बेसिक अपने कह सकते हैं कि अपनी रिक्वायरमेंट है।
तो फॉर स्टडी ऑफ किसकी, मल्टीपल डिजीज ऑफ मैनी डिजीज, कौन सी, जैसे अपन ने बात की थी हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है ना, और एक्लेप्टोन्यूरिया, ये कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, ये जो डिजीज़ हैं, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना, इनकी स्टडी करने में, इसके अलावा ह्यूमन करेक्टर जो IQ है, ठीक है ना, ये IQ वाला जो करेक्टर है, इसकी स्टडी आप ह्यूमन बींग्स में ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिजीज़ हैं या कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जिनकी स्टडी केवल और केवल किस में की जा सकती है, इन स्टडीज से संबंधित एक्सपेरिमेंट आप केवल और केवल किस में कर सकते हैं, ह्यूमंस में ही कर सकते हैं, ठीक है ना। वहीं पे आपको क्लियर इनके रिजल्ट्स दिखाई देंगे, बाकी के एनिमल्स में इनके बारे में आपको पता नहीं चलेगा या उनमें स्टडी करना इनकी ईजी नहीं है। इज दिस क्लियर? तो इसलिए भी ह्यूमन बींग्स जो है एक करेक्ट ऑब्जेक्ट हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। किसके एक्सपेरिमेंट? जेनेटिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इज दिस क्लियर? अब देखिए कुछ जो पॉइंट्स या करेक्टर्स लेकर के हमने ह्यूमंस के ऊपर क्या की हैं, स्टडीज की हैं। ऑटोसोमल करेक्टर्स हैं और उन ऑटोसोमल करेक्टर्स को लेकर के हमने जब एक्सपेरिमेंट किए तो हमें पता चला कि इन ऑटोसोमल करेक्टर्स में से इनका कौन सा फॉर्म तो डोमिनेंट है और कौन सा फॉर्म रेसेसिव है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं जो ये शो करेंगे कि ये जो ऑटोसोमल करेक्टर्स हैं हम सब में, इनमें डोमिनेंट फॉर्म क्या होती है और रेसेसिव फॉर्म क्या होती है। तो एग्जांपल्स, ठीक है ना, ह्यूमन जेनेटिक्स से रिलेटेड जो स्टडीज हैं, किसको लेकर के, ऑटोसोमल करेक्टर्स को लेकर के, उनके एग्जांपल्स अपन ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेटा करेक्टर, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ उस करेक्टर की डोमिनेंट फॉर्म और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ रेसेसिव फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे आई कलर। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आई का कौन सा कलर डोमिनेंट होता है बताइए, पॉपुलेशन में आपको मिलेंगे। तो देखिए अगर कोई ब्लैक या ब्राउन आईज के साथ है तो वो डोमिनेंट है आई कलर के लिए वो व्यक्ति, और अगर उसमें ब्लू है तो ब्लू आई कलर इज द रेसेसिव करेक्टर, यानी कि उस करेक्टर की रेसेसिव फॉर्म है। आई कलर जो करेक्टर है उसकी रेसेसिव फॉर्म क्या है, ब्लू है, ठीक है ना। ऐसे बेटा ईयर लॉब्स, अगर ये ईयर लॉब्स फ्री हैं, चिपकी भी नहीं है, तो वो डोमिनेंट करेक्टर है। और अगर फ्यूज्ड हैं, ठीक है ना, ये फ्यूज्ड हैं पीछे की ओर चिपकी हुई हैं, तो फिर वो कौन सा है, रेसेसिव करेक्टर है, ठीक है। हेयर, हमारी पॉपुलेशन के अंदर, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर वो लोग जिनके कर्ली बाल होते हैं, घुंघराले, ठीक है ना, वो क्या हैं, कर्ली हेयर करेक्टर इज द डोमिनेंट। और हेयर का फ्लैट होना, स्ट्रेट होना, वो क्या है, रेसेसिव करेक्टर है। तो ह्यूमन बीइंग्स अपनी पॉपुलेशन में विद द कर्ली हेयर आर द डोमिनेंट वंस, और जो स्ट्रेट हेयर हैं वो क्या हैं, रेसेसिव वंस हैं। इज दिस क्लियर? चिक, चिक के अंदर देखिए डिंपल अगर चिक के अंदर पड़ता है तो इट्स ए डोमिनेंट करेक्टर। दैट पर्टिकुलर पर्सन और द लेडी और द मैन, जेंटलमैन जो भी है, वो विथ चिक जो होगा वो क्या होगा, चिक के अंदर विथ डिंपल जो होगा वो डोमिनेंट है। और अगर नहीं है यहाँ पे तो वो रेसेसिव है। नॉर्मल चिक पाए जाते हैं तो वो रेसेसिव करेक्टर है, ठीक है ना। इसीलिए डिंपल विथ डिंपल जो चिक है उसको एक स्पेशलाइज किया जाता है, क्योंकि वो उस पॉपुलेशन के अंदर सुपीरियर है, कारण वो डोमिनेंट करेक्टर के साथ है, ठीक है। रोलिंग ऑफ टंग, टंग रोलर यानी कि रोल करती है, घूमती है अंदर पूरे मुंह में, ठीक है ना, फोल्ड होती है, तो रोलर टंग जो होती है वो डोमिनेंट करेक्टर है। और समवन इज नॉट एबल, नॉन रोलर है, तो फिर वो रेसेसिव करेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट RH फैक्टर, तो जिनके देखिए आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन पाया जाता है वो RH पॉजिटिव कहलाते हैं।
RH पॉजिटिव जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसका होना किसी व्यक्ति का डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ है, और RH नेगेटिव होना रेसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है। नेक्स्ट PTC, इट्स ए पर्टिकुलर केमिकल जिसका टेस्ट, ठीक है ना, ये आपको मेरे को बताना है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। टंग के ऊपर अपन इसको रखेंगे तो मोस्ट ऑफ पीपल इसका टेस्ट बता सकते हैं 70% के करीब, लेकिन 30% नहीं बता सकते। तो ये PTC जो टेस्टर होता है, टेस्ट कर सकते हैं इसको, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, 70% के करीब होते हैं। और जो इसका टेस्ट नहीं बता सकते वो क्या होते हैं, नॉन टेस्टर जो होते हैं, वो रेसेसिव होते हैं। इज दिस क्लियर? ऐसे ही स्किन जो है, नॉर्मल स्किन होना क्या कहलाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर। लेकिन एल्बिनो का मतलब रंजकहीन, कलरलेस यानी वाइटिश, कुछ लोगों में आपने देखा होगा पूरी स्किन वाइट दिखाई देती है, तो वो क्या है, फिर उनका रेसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे ही IQ, केटल्स के अंदर मीट की मात्रा, ठीक है ना, ये सब जो हैं किस में आते हैं, मोस्टली वो कैरेक्टर्स जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। केटल्स वाले को हटा दीजिए, लेकिन IQ का कैरेक्टर भी अपन ले सकते हैं। ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के भी अपन कैरेक्टर्स ले सकते हैं कि कोई हीमोफीलिया जो है उससे ग्रसित क्यों है, क्योंकि उसके अंदर हीमोफीलिया का जीन जो है वो माँ और बाप दोनों से आ रहा है, ठीक है ना, लड़की के अंदर, और लड़के के अंदर केवल एक पेरेंट से, माँ से आ गया, तो फिर वहाँ पे वो क्या डिजीज्ड है। इन सब कैरेक्टर्स की स्टडी अपन ने किसके अंतर्गत की है, ह्यूमन जेनेटिक्स के अंतर्गत की है। ठीक है। और ये कुछ कैरेक्टर्स हमने स्पेशली जो लिए हैं, जिसके आधार पे हम पॉपुलेशन में चेक कर सकते हैं कि कौन पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स के साथ है और कौन किसके साथ है, रेसेसिव कैरेक्टर्स के साथ है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए वो पर्टिकुलर तरीके या युक्तियां जो हम अपनाते हैं किसके लिए, फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन्स के अंदर कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के से संबंधित जो स्टडीज हम करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी डिवाइसेज अपन अपनाते हैं। तो मोस्टली 3 डिवाइसेज जो है वो अपन अपनाते हैं इसके अंदर। एक तो पेडिग्री एनालिसिस करते हैं अपन, एक स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं, और तीसरा जो है वो अपन ह्यूमन कैरियोटाइप बनाते हैं। तीनों के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, लेकिन उनमें से अपने जो सिलेबस में है वो है पेडिग्री, डिवाइसेज विच आर यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, कैरेक्टर इनहेरिटेंस जो है और वेरिएशन जो है, यानी कि हेरिडिटी और वेरिएशन रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या होगी, स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स क्या कहलाएगी, ह्यूमन जेनेटिक्स। और ये करने के लिए जो डिवाइसेज अपन अपनाते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पेडिग्री एनालिसिस, वंशावली विश्लेषण, यानी कि एक पीढ़ी जो फैमिली है उसकी जो डिफरेंट पीढ़ियाँ हैं उनके अंदर अपन एनालिसिस करेंगे किसी भी कैरेक्टर के ट्रांसमिट होने का, स्पेसिफिक ट्रेट के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का। जैसे हीमोफीलिया में मैंने रानी विक्टोरिया बताया था आपको, और फिर मैंने बताया था कि उसकी चौथी संतान जो थी प्रिंस लियोपोल्ड, विक्टोरिया जो थी वो क्या थी, कैरियर थी हीमोफीलिया के लिए, लेकिन चौथी संतान जो थी, जितनी भी पैदा हुई उसमें चौथी संतान को अपन ने क्या कहा था, वो डिजीज पैदा हुई थी। तो हमें पता चला कि उस कैरेक्टर के ट्रांसमिट होने का पैटर्न क्या है, तभी तो अपन बता पाए कि फीमेल जो है वो कैरियर नॉर्मल और डिजीज्ड 3 कंडीशन में होगी, और जो मेल चाइल्ड होंगे वो 2 कंडीशन में ही हो सकते हैं, या तो नॉर्मल या फिर डिजीज्ड। ठीक है ना। दूसरा जो है स्टैटिकल एनालिसिस। स्टैटिकल एनालिसिस के अंदर हम किसी भी पॉपुलेशन के अंदर किसी भी स्पेसिफिक जीन की क्या फ्रीक्वेंसी पाई जाती है ये अपन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन अपन पढ़ेंगे। हम ये निकाल सकते हैं कि किसी पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग जो है वो किस कैरेक्टर के लिए रेसेसिव हैं, कितने लोग हैं वो किस कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट हैं, ये निकाल सकते हैं। हम ये निकाल सकते हैं कि एक जीन की जो 2 फॉर्म है, डोमिनेंट और रेसेसिव, 1000 लोगों की फ्रीक्वेंसी जो पॉपुलेशन है उसमें डोमिनेंट जीन के पास होने के पीढ़ी दर पीढ़ी क्या फ्रीक्वेंसी है और रेसेसिव होने की क्या फ्रीक्वेंसी है, ये अपन किसके थ्रू निकालते हैं, स्टैटिकल एनालिसिस के थ्रू। ठीक है। और तीसरा जो है बेटा वो है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन बींग्स। 1 से लेकर के 23 तक जो
22 तक जो ऑटोसोम्स हैं और 23वां एक्स और 24वां वाई क्रोमोजोम जो हैं, ठीक है ना, इनको अपन अरेंजमेंट करते हैं इनकी साइज के आधार पे। सबसे बड़ा आपका पहला क्रोमोजोम ही है और सबसे छोटा आपका वाई क्रोमोजोम है, तो उनको अपन कई बुक्स में देखा होगा आपने, साइज के आधार पे अपन इनको अरेंज करते हैं, ठीक है ना, तो उसको अपन कैरियोटाइप कहेंगे। उसके साथ ही इनके ऊपर कौन कौन से जीन पाए जाते हैं और कौन से जीन का क्या फंक्शन है, कौन से जीन के द्वारा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा किया जाता है, कौन से ऐसे जीन है जिनमें म्यूटेशन हो गया यानी कि चेंज आ गया, और आने वाला जो चेंज था वो कैसा था, हानिकारक था, ये अपन किसके अंदर लेते हैं, कैरियोटाइप में, ठीक है। तो ये तीनों चीजें या डिवाइसेज जो है वो अपनाते हैं अपन ब्रॉडली जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पेडिग्री एनालिसिस। ओके।